कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझसे चवन्नी भी जनस्वराज ने नहीं लिया, ठीक है, कोई पैसे नहीं मांगे, लेकिन मैंने अपने मर्जी से 5 से 7 लाख रुपया जनस्वराज पर खर्च किया। वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनको तक ये बात पता नहीं है कि कल मैं कहाँ हूँ। मजदूर वाले रोजगार को जो 10वीं पास लड़के करेंगे, 12वीं पास लड़के करेंगे। मजदूरों ने अभियान को पार्टी में बदला और वही मलाई खाने वाले लोग आए और उनको गांव में कोई जानता तक नहीं है, लेकिन वो हमारे इस अभियान के नेता बन गए। क्योंकि प्रशांत जी ने कहा था कि बिहार का कोई बेटा इसका नेतृत्व करेगा और नेता बनेगा, कि किस बात को कैसे रखना है और किस बात को कैसे प्रस्ताव के तौर पे जनता समझेगी। गांधी जी के जन्मदिन पर स्थापित एक प्रोग्राम में पार्टी का गठन होता है, कि कोई अभियान में से ही हमारा भाई, हमारा गांव का बेटा उसका हिस्सा बनेगा, और साथ ही साथ शिक्षा मुफ्त अधिकार और पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। आप जर्नलिज्म पढ़े हुए हैं तो जर्नलिज्म कर रहे हैं, बिहार में ही जर्नलिज्म करने का हक मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है। उस अभियान से जुड़ा कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसके पास एक सवाल का जवाब है कि तुम कौन हो, जो अभियान के वक्त में। लेकिन मुझसे किसी तरह का 1 रुपया भी जनस्वराज ने मांगा नहीं। नमस्कार, बिहार टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे जनस्वराज पार्टी का स्थापना होता है, लेकिन उस स्थापना होने से पहले ही जनस्वराज पार्टी के जो मजबूत पिलर या फिर कहें तो मजबूत स्तंभ माने जाने वाले संस्थापक सदस्य अवैस अंबर जी पार्टी से अलग हो जाते हैं। आखिरकार क्या कुछ रीज़न है, अब सीधे तौर पर अवैस अंबर जी से ही जानते हैं। पहले तो स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपने कहा गांधी जी के जन्मदिन पर स्थापित एक प्रोग्राम में पार्टी का गठन होता है जी। उस गठन में कहा जाता है शराब आम कर देंगे, 15 मिनट में चालू कर देंगे जी। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि किस बात को कैसे रखना है और किस बात को कैसे प्रस्ताव के तौर पे जनता समझेगी जी। एक दिन वो तरीक़ा सही नहीं था। दूसरा कि अभियान में चल रहे तकरीबन 16 से 1700 लोगों के संपर्क में मैं हूँ, उनके ग्रुप में भी मैं हूँ। उन अभियान के किसी भी सदस्य को नहीं पता था 1 तारीख को कि 2 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अच्छा, ये बात हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई अभियान में से ही हमारा भाई, हमारा गांव का बेटा उसका हिस्सा बनेगा। क्योंकि प्रशांत जी ने कहा था कि बिहार का कोई बेटा इसका नेतृत्व करेगा और नेता बनेगा, लेकिन बिहार के दादाजी नेता बन के आ गए। पहले भी मलाई वाले कुर्सी पर थे और अभियान मजदूरों ने चलाया, मजदूरों ने अभियान को पार्टी में बदला और वही मलाई खाने वाले लोग आए और उनको गांव में कोई जानता तक नहीं है, लेकिन वो हमारे इस अभियान के नेता बन गए। दूसरी एक और भी बात इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा के प्रपोज़ल को मैंने पूरी गहराई से पढ़ा। उस शिक्षा के प्रपोज़ल में ऐसा कुछ नहीं है रीपैकिंग के अलावा। पहली चीज़ कि आर्टिकल 21A में भारत का संविधान हमें कहता है कि हम 15 साल की उम्र के कम बच्चों को, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में देंगे, और साथ ही साथ शिक्षा मुफ्त अधिकार और पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। इस संदर्भ में नीतीश कुमार जी साइकिल दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खिचड़ी दे रहे हैं। 2-2 किलोमीटर पूरे बिहार में स्कूल है, इसमें क्या परिवर्तन आप कर दीजिएगा? रीपैकिंग है ये। मैंने उनसे कहा कि पहले वोटर्स के लिए हमारे पास क्या है, 18 साल की उम्र के लिए हमारे पास क्या है। जब अब 18 साल का उम्र का बच्चा टेक्निकल पढ़ाई करेगा, पैरामेडिक पढ़ाई करेगा, मैनेजमेंट पढ़ाई करेगा, वो बच्चा ही रोज़गार में टेक्निकल कंपनी और पैरामेडिकल कंपनी एंड मैनेजमेंट कंपनी का हिस्सा होगा। लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्रपोजल का एक्सेप्टेंस नहीं है, ना वैसा कोई डिज़ाइन बनाया उन्होंने। तो कैसे रोज़गार को जन्म दीजिएगा आप? मजदूर वाले रोज़गार को जो 10वीं पास लड़के करेंगे, 12वीं पास लड़के करेंगे। लेकिन वो तो पलायन को रोकने का कहा करते हैं अपने बातों में कि जो बिहार में इतना ज़्यादा जो पलायन है उसको रोकेंगे। मेरा सवाल है कि आप जर्नलिज्म पढ़े हुए हैं तो जर्नलिज्म कर रहे हैं, बिहार में ही जर्नलिज्म करने का हक मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है जी। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई कराया जाए और फिर आपको पढ़ाई का मौका ही नहीं मिले तो जर्नलिज्म भी आप नहीं कर पाएंगे। समझना पड़ेगा कि 10वीं और 12वीं के बाद बिहार का 13% बच्चा सिर्फ शिक्षा से जुड़ पा रहा है। और आप अंदाज़ा लगाइए
कि 87% बच्चा पढ़ाई से वंचित है। हम उसके लिए कोई प्रावधान नहीं ला रहे हैं, कोई रोड मैप नहीं ला रहे हैं। युवाओं के लिए हम कैसे पलायन को रोकेंगे? अच्छा, एक और बात मुझे बताइए, पलायन रुकना चाहिए, लेकिन प्रशांत जी बिना पलायन किए तरक्की करते? हमारे एक बड़े बुजुर्ग ने कहा है, हो कैद मुकामी तो नतीजा है तबाही। ये बड़े बुजुर्गों का कहा हुआ है। मतलब आप अपने मुकाम पे अगर रोज़गार ढूंढेंगे, इज़्ज़त ढूंढेंगे और पैसा ढूंढेंगे तो नतीजा में तबाही मिलेगा। तो मुझे ऐसा कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो कामयाबी और देश और दुनिया में की राह में कामयाबी की राह पे चला हो और पलायन ना किया हो। हमारे इस्लाम में प्रोफेट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जहाँ पे जन्मे वहाँ से फिर पलायन करे, और पलायन ज़रूरी है अपनी तरक्की, अपने डेवलपमेंट के लिए। अगर आप रोज़गार के पलायन को रोकना चाहते हैं तो शिक्षा के पलायन पर भी कोई बात करनी पड़ेगी। हायर एजुकेशन में बड़ा पलायन है बिहार में, उस पलायन के लिए ब्लूप्रिंट बनाना होगा। और वो आदमी जो खुद पलायन किया हुआ, जो अमेरिका में पढ़े, जो अमेरिका गए पढ़ने के लिए, रोज़गार के लिए, पूरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा उन्होंने 40 साल 47 साल की उम्र तक पलायन करके ही अपनी तरक्की तय किया। शिक्षित नहीं होते तो पलायन कैसे करते? और पलायन करके अपनी तरक्की तय करने के बाद वो बिहार आए हैं और पलायन की बात कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पलायन पॉसिबल है रोकना तब जब शिक्षा बहुत मजबूत तरीके से बना दी जाएगी पूरे सरजमीन पर, बिहार पर, तो इंडस्ट्री अपने आप यहाँ चल कर आएगी। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब आपको जन स्वराज ज्वाइन करना था तो उसमें पार्टी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर अचानक से ऐसी नाराजगी। देखिए, जन स्वराज पार्टी तब नहीं थी, जन स्वराज एक अभियान था, और अभियान में जो सब्जेक्ट थे वो बिहार के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए थे। पहली अपॉर्चुनिटी शिक्षा पे बात होगी, तब ये नहीं पता था कि हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन। फिर रोज़गार, कौन सा रोज़गार, मजदूर वाला रोज़गार या साहब वाला रोज़गार, ऐसी कई प्रपोजल हिडन थी। जब 2 तारीख को उन्होंने बातें रखी, वो बातें खुल के सामने आई और फिर प्रपोजल पे डिस्कशन भी हुआ इन बीच में। बिल्कुल कोई ऐसी नई चीज़ नहीं हो रही है जो बिहार के पहले दूसरे बड़े नेताओं ने इस पर काम नहीं किया हो। ये रीपैकिंग है, जस्ट रीपैकिंग है, और कंपनी की तरीके से किसी पार्टी को आप नहीं चला सकते। अच्छा अवैध जी, आरोप तो ऐसे भी लगाया जाता है जन स्वराज के ऊपर कि बहुत पैसे हैं जन स्वराज के पास। क्या आपसे भी पैसे लिए गए थे जन स्वराज? देखिए, ऐसा है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मुझसे चवन्नी भी जन स्वराज ने नहीं लिया, ठीक है, कोई पैसे नहीं मांगे, लेकिन मैंने अपने मर्जी से 5 से 7 लाख रुपया जन स्वराज पर खर्च किया जो अभियान के वक्त में, लेकिन मुझसे किसी तरह का 1 रुपया भी जन स्वराज ने मांगा नहीं। अच्छा, इतने पैसे आते कहाँ से? एक और बात बताते, किसी भी व्यक्ति ने जो वहाँ काम कर रहा है, अगर वो ये कहते हैं कि जन स्वराज अपने पैसे से सब कुछ कर रहा है या सिर्फ वही कर रहा है, देखिए हम जैसे बहुत सारे छोटे छोटे भावुक लोग भावना में बहकर कोई बैनर लगा रहा है, कोई चीज़ें ला रहा है, कोई गाड़ियाँ ला रहा है, चीज़ें कर रहा है, और वो भी खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें, अगर हम किसी पार्टी में हैं तो हमें ये भी सोर्स बताना पड़ेगा उन्हें कि हमारा ये पेमेंट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमसे आप पूछ रहे हैं। सवाल जब भी हम मीटिंग्स में पूछते हैं तो उसका कोई सही जवाब, कोई उत्तर नहीं मिलता है। हम ये पूछते हैं कि हम अगर 50 सीटें जीत कर आएंगे तो हम इंडिया गठबंधन के साथ होंगे या एनडीए गठबंधन के साथ होंगे, इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। तो बहुत पेनफुल है तब जब गांव में डिफेंड हम कर रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हो, बीजेपी की ए टीम हो, बी टीम हो, लेकिन जब हम अपने लीडर्स को पूछ रहे हैं उनके पास कोई जवाब नहीं। तो ये बड़ी तकलीफदेह है। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो लास्ट बता रहा हूँ, उस अभियान से जुड़ा कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसके पास एक सवाल का जवाब है कि तुम कौन हो। अच्छा, कोई भी सदस्य, चाहे वो मुनाजिर हसन साहब हो टॉप लीडर पे, चाहे वो एक छोटा सा अदना सिपाही हो, किसी के पास ये सही उत्तर नहीं है कि आप कौन हैं। हमारे इतने बड़े काबिल नेता वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनको तक ये बात पता नहीं है कि कल मैं कहाँ हूँ। अच्छा, तो मैं 40 की तो बहुत दूर, जो मौजूद है उनका भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ।
अच्छा चलिए, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। कुछ समय पहले ही जन स्वराज की तरफ से एक बड़ा सम्मेलन हुआ था मुस्लिम समाज को लेके पटना के बापू सभागार में। क्या लगता है कि राजद का एमवाई समीकरण को ऐसा भी कहा जा रहा था कि अब जन स्वराज जो है एम उसमें से अलग कर चुकी है अपने पाले में? क्या मुस्लिम समाज जो है खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही है जन स्वराज में? देखिए, ऐसा है कि एमवाई समीकरण ने वोट लेने का काम किया है। मैं पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा कोई मन बदला नहीं। लेकिन इस समीकरण में ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों को बहुत अहमियत मिलेगी, और यही बात कह कह कर सभी मुसलमानों को लाया गया। अच्छा। वहाँ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल दलाल की तरह काम कर रहे हैं। वहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वो एम्प्लॉय हैं, शोजेब अब्बास नाम है उनका, शिया परिवार से आते हैं। वो एक एक गांव में यही जाके बोल रहे हैं कि हम लोग को हाशिया में पहुंचाया गया, हम लोग बहुत सताए गए, हम लोग बहुत दिक्कत में थे। हमें भी लगता है, सबको लग रहा था कि भाई हाँ, हमारी लीडरशिप खत्म हो गई है। यही कहकर वहाँ लाया गया, पर जिनको लाया गया उनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया। एमएलसी के कई बच्चे हैं वहाँ, एमएलए के कई बच्चे हैं, कई बड़ा बड़ा परिवार है उनके साथ जन स्वराज में। वो हम ही से पूछते हैं, अंबर भाई क्या होगा? अरे यार, तुम इतने बड़े परिवार से हो, तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और आप हमसे पूछ रहे हो? मतलब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप किसी भी मुसलमान नेता से उनको किताब पे हाथ रख के बोलिए कि किसी जगह हाथ रख के कह दें जिस पर उनका विश्वास है, कि वो ये बता सकते हैं कि वो जन स्वराज में क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्लीज़ इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि देखिए, मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अभियान का हिस्सा था। मुझसे कही और बोली हुई कोई बात अगर जनता को बहुत तकलीफ़ पहुँची है पहले, मैं उनसे इस मीडिया के माध्यम से माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस पार्टी का हिस्सा आज से नहीं हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे अवैस अंबर जी। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो जन स्वराज पार्टी का हिस्सा नहीं है। तो चलिए, और भी तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।